वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ा है वो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम लॉ आप इसको कह सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हमने दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स के बारे में पढ़ा कि दो चार्ज के बिटवीन फोर्स जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि वो दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड जितनी इंक्रीज करेगी फोर्स भी उतनी इंक्रीज करेगी, और उनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस को डबल करें तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस का इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तो इस तरह से वो चीज़ें डिस्कस की और उनके बिटवीन जो मीडियम है ये उस पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह अब एक टॉपिक हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसा कि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड है जिसमें कोई और मैग्नेटिक मटेरियल अगर आएगा तो वो मैग्नेट उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगाता है। ठीक है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे अर्थ है तो अर्थ की ग्रेविटी जहां जहां तक है वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट उस फील्ड में आएगा तो अर्थ उसको ग्रेविटी की फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा। इसी तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगाता है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां पर, द रीजन अराउंड चार्ज where it exert force of attraction or repulsion on another charge। ठीक है, तो रीजन जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगाएगा वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, या वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, अब वो दो चार्जेस अगर सेम होंगे तो रिपल्शन की फोर्स होगी, और अगर वो चार्जेस ऑपोजिट होंगे तो वो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम इसके करीब एक चार्ज लेकर आएंगे, स्मॉल चार्ज, ठीक है, ये इस टाइम पॉइंट ए पर मौजूद है, ठीक है, जो इससे कुछ डिस्टेंस पे है, तो इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगी जो कि रिपल्शन की फोर्स होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, जो कि बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसमें काफी सारे चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जब इसके फील्ड में हम एक स्मॉल चार्ज को लेकर आएंगे, टेस्ट चार्ज को, तो इस चार्ज पर रिपल्शन की फोर्स लगेगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? रिपल्शन की फोर्स कहलाएगी। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अगर हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखें सिंपल फॉर्म में, बड़ा ही इजीली आप इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, किसी भी चार्ज पर लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है इन द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स जो होगी वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। अब जितना वो डिस्टेंस उनके बिटवीन कम करते जाएंगे, वो फोर्स या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज की इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसको डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is defined as force exert on test charge at that point। ठीक है, इस पॉइंट पर लगने वाली फोर्स, जो इस चार्ज पर इस फोर्स लग रही है,
इस चार्ज की वजह से, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। इस चार्ज ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जो कि वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो जितना इनका डिस्टेंस आप रिड्यूस करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो कैसे बढ़ेगी उसका जरा एक्सप्रेशन देखिएगा कि कूलम फोर्स यहां पर रिलेट कर रही है ना, तो कूलम फोर्स हमने भी लास्ट कूलम लॉ में एक्सप्लेन किया, किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। इसी को अगर हम अपने इन चार्जेस के अकॉर्डिंग चेंज करें तो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसी फोर्स को इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, देखें इसे जरा गौर से। E इज इक्वल टू F ओवर Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां से हम कूलम फोर्स वाला फॉर्मूला यहां पर लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम उसी डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी और फोर्स की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। लेकिन अगर सेम चार्जेस हैं तो फिर इनकी डायरेक्शन सेम ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और फोर्स की, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि E एंड F हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। और यूनिट की बात करें तो यूनिट आप किस तरह से इसके एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट किसके इक्वल होते हैं, फोर्स के यूनिट क्या है, न्यूटन, पर यूनिट चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर कूलम। इसी तरह ही वोल्ट पर मीटर भी होते हैं इसके यूनिट, वो किस केस में होते हैं, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले केस में होते हैं, E इज इक्वल टू माइनस V ओवर डी। तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिट हम किस तरह से इसके लिखते हैं, ठीक है। यहां पर फिलहाल मैंने ये यूनिट दोनों आपको बता दिए कि न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये दोनों ही बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं, ठीक है। अब इसकी डिपेंडेंस किन किन चीजों पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस चार्ज की वजह से है, इस सोर्स चार्ज की वजह से, जो हमारे पास चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो डिपेंडेंस क्या है, इट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑब्जेक्ट या सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सेकंड नंबर पर किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इनके बिटवीन डिस्टेंस आप देख सकते हैं इसके फॉर्मूले में आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है कि अगर हम डिस्टेंस डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इसी तरह ही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहां पर आप इसे देख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट पे भी किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम पे भी इसकी क्या है, डिपेंडेंस है। अब मीडियम का कैसे डिपेंड पता लग गया, क्योंकि यहां पर फिर वो
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ई वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, हम इसे जनरलाइज जरा सिंपली वे में करते हैं। तो अगर कोई मीडियम यहां पर आएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q/r²। ठीक है, तो मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ से हम 1/एप्सिलॉन r को कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये किसकी है? वैक्यूम की है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे ई मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की आ गई। ठीक है, और इसको यहाँ पर आके डिवाइड कर दें, तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो ई वैक्यूम बाय मीडियम। ठीक है, तो ये किस पे बेसिकली डिपेंड करेगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर। ठीक है, जितना ये मीडियम इंक्रीज करेगा, ठीक है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस मीडियम की डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जितनी इंक्रीज करेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उस मीडियम में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी है क्या? परमिशन ऑफ मीडियम, वो मीडियम कितना परमिशन अलाउ करता है। तो वैक्यूम की जो है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कोई भी मीडियम, एयर आ जाए, वाटर आ जाए, या कोई भी मीडियम होगा, उसकी परमिटिविटी मोर देन 1 होती है। तो जब हम डिनोमिनेटर में मोर देन 1 करते हैं, तो ऑलरेडी अगर हम इस फॉर्मूले में देखें कि किसी भी मीडियम में आप मोर देन 1 जब डिनोमिनेटर करेंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीज होती जाएगी। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू का पता है, एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। तो बहुत स्मॉल वैल्यू है वैक्यूम की। लेकिन अगर वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम डाइलेक्ट्रिक आ जाता है, हवा, पानी या कोई भी चीज, तो उनकी मोर देन 1 होती है। तो जब डिनोमिनेटर मोर देन 1 होगा तो आपका जो आंसर है वो ऑलरेडी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है कि ये मीडियम पर किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो मीडियम की डिपेंडेंस आपको अच्छे से चीज समझा दी गई है। ठीक है, डायरेक्शन भी समझा दी गई, फिर इनके यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली है क्या, और इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छे से आपने इस टॉपिक में लिखनी है, और ये टॉपिक को अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पर, किसी चार्ज पर लगने वाली फोर्स वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। और वो जिस चार्ज की वजह से लग रही है वो बेसिकली उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उस पॉइंट पर जिस पे वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।